कहने का मेरा आशय है कि ये कहना उचित नहीं होगा कि मोदी आक्रामक हैं या नेहरू आक्रामक या सुरक्षात्मक थे। परिस्थितियों के अनुसार हर प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया करता है। उनके समय संसाधन सीमित थे, इससे वो सीमित रहे। आज मोदी उन्हीं विकास के आधार पर भारत को परमाणु 6 के रूप में, परमाणु देश न्यूक्लियर 6 के रूप में दावा करते हैं। और अटल जी की गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में एक साफ चीज दिखता है कि जो पुष्पा का डायलॉग है, झुकेगा नहीं। तो परिस्थितियां बदली, विदेश नीति के आधार बदले। इसका ये आशय नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री कमजोर या शक्तिशाली है। परिस्थितियों के अनुसार हर प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये जो शक्ति है, इसके बाद जब हम ताकत से बढ़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद सर एक चीज दिखा मुझे कि उसके बाद से जितने विश्व के इंपॉर्टेंट फोरम थे उसमें भारत को जरूर आमंत्रित किया जाने लगा। अब हम सेकेंड प्लेयर या रिक्वेस्टिंग मोड पे नहीं थे, अब हम एक फ्रंट लीडर के रूप में यहीं से उभरने लगे। नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट आईएएस की संवाद श्रृंखला, और आज का विषय होगा कि विभिन्न प्रधानमंत्रियों के काल में भारतीय विदेश नीति का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके मेन कंपोनेंट क्या थे या उसकी विशेषताएं क्या थी। आज मेरे साथ आरसी सिन्हा सर हैं। सर किसी परिचय के वैसे मोहताज नहीं हैं, बहुत सीनियर फैकल्टी, बहुत सीनियर मेंटर हैं, बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं इस खासकर टॉपिक के। तो उस पे मैं और सर इस चर्चा के माध्यम से प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से इजी लैंग्वेज में, आपकी व्यवहारिक भाषा में कुछ गूढ़ बातों को, जटिल बातों को आप तक संप्रेषित किया जा सके। इसकी शुरुआत में पहला प्रश्न सर मैं आपसे ही कहूंगा, आप इसको शुरू करें कि फॉरेन पॉलिसी, इसको कैसे डिफाइन किया जाए बच्चों के हिसाब से कि ये विदेश नीति क्या होती है। सबसे पहले धन्यवाद, आपने जो परिचय दिया। सरलतम भाषा में अगर मैं कहूँ इसको कि घर में जैसे आप व्यवहार करते हैं वो आपकी घरेलू नीति होती है, जैसे आप बाहर, घर के बाहर व्यवहार करते हैं वो आपकी विदेश नीति की तरह होती है। वैसे ही कोई राष्ट्र जब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में व्यवहार करता है वो उसकी विदेश नीति है। और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में व्यवहार करते हुए कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय हित दोनों के बीच एक संतुलन का प्रयास करता है। लेकिन अगर दोनों के बीच टकराव होने लगते हैं तो हर राष्ट्र बिना किसी अपवाद के अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, जिसे कूटनीति कहते हैं, डिप्लोमेसी। सरल भाषा में कहें कि फॉरेन पॉलिसी इज टू सेट बैलेंस बिटवीन ग्लोबल एंड नेशनल इंटरेस्ट एंड डिप्लोमेसी इज टू गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट। बच्चों की फॉरेन पॉलिसी बेसिकली जब हम विदेशी मंच पर अपनी रणनीति को इस तरह से व्यक्त करते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम किस तरह से भूमिका ले रहे हैं ग्लोबल प्लेयर के रूप में, और साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस बातों को जब हम रखते हैं, अपनी नीतियों को रखते हैं, तो ये हमारी विदेश नीति। मैं आपकी बात में जोड़ना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा इंटरप्ट करने के लिए। इसी कारण से जो ये सिविल सेवा के प्रत्याशी हैं, जब ये आईएफएस बनेंगे तो इनको डिप्लोमेट कहा जाता है, इनको एक्सपर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जाता है। डिप्लोमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हितों में टकराव की स्थिति में ये सर्वथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, इसलिए इनको कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। सर मुझे एक इंस्टांस याद आया, 2005 बैच में एक स्टूडेंट था, उससे इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट इज डिप्लोमेसी। नाउ इज कमिश्नर एंड लकली दिल्ली में ही पोस्टेड है, राशिद अख्तर। तो उससे पूछा गया व्हाट इज डिप्लोमेसी, तो उसने सर पहले समझाया, तो बोला और आसान शब्दों में समझाइए। प्रवीण तलहा जी का बोर्ड था, तो उसने कहा कि डिप्लोमेसी कुछ ऐसा समझिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान दूसरी तरफ है, मेरे मन में कोई तीसरा है और तीनों को लगे कि मैं आपके साथ हूं। तो सर ये डिप्लोमेसी इस तरीके से कि हर लोगों को लगे कि नेशनल इंटरेस्ट, मतलब इनके साथ इनका हक पूरा हो रहा है और हम अपना जो चाहत है उसे पूरा करते रहें। सर अब जो दूसरा, सर जो एक पूरी पेरिफेरी थी, तो विभिन्न प्रधानमंत्रियों के काल में, खासकर सर अगर हम मेजर लेकर चलें और फ्रॉम नेहरू जी टू मोदी जी, अगर हम इस फॉरेन पॉलिसी को देखें तो एवोल्यूशन सर, और एवोल्यूशन के साथ साथ आखिर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट दिखते हैं जो उस समय की मजबूती बनते हैं, उस समय के फीचर बनते हैं। तो इस तरीके की चर्चा में मैं चाहूंगा सर शुरुआत कि नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी जो पिलर है हमारी विदेश नीति की, उसकी नीति कैसे बनी और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सब बच्चों को जानना चाहिए। नेहरू वैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते उनको विदेश नीति का निर्माता, आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है, और वो हैं भी।
विदेश नीति के निर्माण में एक सरल बात मैं बताऊं प्रत्याशियों को कि जैसे आप अपने पूर्व अनुभव के आधार पर समाज में व्यवहार करते हैं, उसी तरह से कोई देश अपने पूर्व अनुभवों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सैन्य, हर तरह के अनुभव के आधार पर अपनी विदेश नीति तय करता है। इसी आधार पर नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने भारत के विदेश नीति में कई बातें जोड़ी, लेकिन 5 स्तंभ हैं उसके। उसमें पहला है गुटनिरपेक्षता, जिसका आशय है कि हम शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों से एक समान दूरी बनाए रखेंगे। प्रत्याशियों को सरल भाषा में बताना चाहूँगा, जैसे घर में माता पिता 2 महाशक्ति की तरह होते हैं, और माता पिता जब अगर ऐसा सवाल कर दें अपने बच्चे से कि हम दोनों में तुम किसको ज़्यादा प्यार करते हो, तो उनके लिए कूटनीतिक प्रश्न है ये। तो ज़्यादातर बच्चे कहेंगे माँ आप भी महत्वपूर्ण हैं, पिताजी आप भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अंत में क्या होगा कि दोनों से समान दूरी बनाए रखने के बाद भी एक सामान्य तथ्य है कि बेटियां थोड़ा पिता से ज़्यादा जुड़ी होती हैं और बेटा जो होता है वो माँ से थोड़ा ज़्यादा जुड़ा होता है। तो यही गुटनिरपेक्षता की कूटनीति है। विदेश नीति कूटनिरपेक्षता का है कि हम दोनों शक्तियों से समान दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन भारत सर्वथा सोवियत की तरफ झुका रहा। आज रूस के साथ हमारा अच्छा संबंध है अपेक्षाकृत। इसको कहते हैं कि इसको गुटनिरपेक्षता की कूटनीति कहते हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की। दूसरी बात, उन्होंने निशस्त्रीकरण की बात की। चूँकि परमाणु बम की विभीषिका के पश्चात वो भी तब जबकि जापान एक गैर परमाणु देश था, उसके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। ये अमेरिका के द्वारा परमाणु बम ही नहीं गिराया गया था, ये पूर्व के देशों के मनोबल पर पाश्चात्य देशों ने आक्रमण किया था। इसलिए हम तीसरी दुनिया के देश ने यह तय किया कि हम परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देंगे, और नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते दूसरा आदर्श रखा परमाणु निशस्त्रीकरण, जिसका आशय है कि हम विश्व को प्रयास करेंगे परमाणु शस्त्रों से मुक्त करें। लेकिन कूटनीति के अंतर्गत नेहरू को भी इसकी अनुभूति थी कि विश्व को परमाणु शस्त्रों से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए उसी काल में, नेहरू के काल में ही हमने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ किए, और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में यूरेनियम का हमने उपयोग किया, जिससे सह उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम बनना प्रारंभ हुआ। और वही प्लूटोनियम देखिए आगे चलकर, उस समय हमारा उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना नहीं था, लेकिन हमने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार करके परमाणु निशस्त्रीकरण की कूटनीति अपनाई। मतलब विदेश नीति है कि हम विश्व को परमाणु शस्त्रों से मुक्त देखना चाहते हैं, लेकिन कूटनीति है कि हम परमाणु शस्त्रों के विरुद्ध तैयार भी रहना चाहते हैं। और इसी आधार पर इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिससे प्लूटोनियम का उत्पादन हुआ। और इंदिरा गांधी ने 1974 में, खास करके तब जब 1971 के युद्ध में अमेरिका ने भारत को परमाणु धमकी दी, उसकी प्रतिक्रिया में इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण किए। और आज देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण 2 किया। पोखरण 2 में अटल बिहारी वाजपेयी ने खुल करके औपचारिक रूप से कहा कि भारत ने परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों के विकास की क्षमता का दावा किया है। हमने परमाणु बम का दावा नहीं किया, हमने उसकी विकसित करने की क्षमता का दावा किया। सरल शब्दों में कहूँ कि अगर कोई आदमी किसी को लोहे का पाइप दिखाए पुलिस वाले को और कहे देखिए महाराज इससे मैं कट्टा बना सकता हूँ, आप मुझे बुक कर सकते हैं, पुलिस वाला कहेगा जब तक कट्टा नहीं बनाओगे बुक कैसे करें, पाइप पर तुमको बुक नहीं कर सकते हैं। तो उसने ये बताया कि हम कट्टा बनाने की क्षमता रखते हैं, कट्टा नहीं रखते हैं। तो भारत ने, सम्मान में ये उदाहरण दे रहा हूँ बच्चों को सामान्य तरीके से समझने के लिए, प्रत्याशियों को, कि भारत ने भी ऐसा ही किया कि हमने परमाणु बम का दावा नहीं किया, हमने उसके बनाने की क्षमता का दावा किया। फिर परमाणु कमांड बनाए गए 2003 में, और आज 2018 से हमने देखिए परमाणु शस्त्रों का विकास प्रारंभ किया। तो नेहरू ने परमाणु निशस्त्रीकरण से प्रारंभ करके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से आधार बना दिया, जिसको मोदी ने आज भारत को परमाणु शस्त्र देश के रूप में प्रस्तुत किया। कहने का मेरा आशय है कि ये कहना उचित नहीं होगा कि मोदी आक्रामक है या नेहरू आक्रामक या सुरक्षात्मक थे। परिस्थितियों के अनुसार हर प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया करता है। उनके समय संसाधन सीमित थे, इससे वो सीमित रहे। आज मोदी उन्हीं विकास के आधार पर भारत को परमाणु 6 के रूप में, परमाणु देश न्यूक्लियर 6 के रूप में दावा करते हैं। तीसरा आधार था पंचशील का। पंचशील चीन के साथ हमने 1954 में हस्ताक्षर किए, जिसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात थी, दोनों को समान महत्व देने की बात थी, दोनों को एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की बात थी। और ऐसा करके एक तरह से हमारा उद्देश्य था कि हम चीन के साथ किसी भी तनाव को दूर रखना चाहते थे। अगर हम उनके पंचशील के प्रस्ताव को इनकार कर देते तो हमारा तनाव और भी बढ़ जाता। और ये बात तय है
कि और चीन का उद्देश्य था कि पंचशील का प्रस्ताव रख करके वो भारत को विश्वास में लेना चाहते थे ताकि भारत तिब्बत में अभिरुचि लेना बंद करे। तो मैं प्रत्याशियों को समझाना चाहूँगा कि पंचशील जो 5 सिद्धांत हैं, उसमें समानता का व्यवहार, एक दूसरे की सत्ता और सरकार का सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, शांतिपूर्ण शस्त्र बनाए रखना, परस्पर लाभ, जिसका उद्देश्य था कि वो नेहरू ने हस्ताक्षर किए, लेकिन उसमें दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। नेहरू चाहते थे युद्ध की संभावना को टालना और चीन चाहता था कि भारत को विश्वास में लेकर के तिब्बत के प्रति उदासीन बनाना। तो 3 सिद्धांत मैंने जैसे आपको बताया, गुट निरपेक्षता है, परमाणु निःशस्त्रीकरण है और परमाणु पंचशील है। चौथा सिद्धांत मैं बताना चाहूँगा वो है भारत ने राष्ट्रकुल देशों की सदस्यता प्राप्त की 1949 में। उसके उद्देश्य था, नाटो बना 1949 में। नाटो के बनने के बाद विश्व और असुरक्षित हो गया, क्योंकि जिस यूएस ने परमाणु बम गिराया जापान पर, वही यूएस से हम अपेक्षा कर रहे थे कुछ क्षमा याचना करेंगे, लेकिन क्षमा याचना की जगह पर 1949 में उन्होंने शक्तिशाली सैन्य संगठन बना दिया। तो भारत को लगा कि ये विश्व असुरक्षित होता जा रहा है, क्योंकि वही सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है जो परमाणु बम गिराया है। तो सुरक्षा परिषद तो असुरक्षित परिषद हो गया। तो हमने अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए जिस देश को हमने भारत छोड़ो कहा, उसी देश के साथ हम सम्मिलित हो गए। उसके पीछे हमारा कोई संप्रभुता से समझौता नहीं है, एक तरह से वो सामूहिक सुरक्षा है। एक सर, जहाँ तक मुझे लगता है सर, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ का एक ये था कि सारे ही देश किसी न किसी ब्रिटिश अम्ब्रेला के अंतर्गत रहे थे, तो जो प्लेटफॉर्म था एडमिनिस्ट्रेटिव या डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वो बहुत एक तरह से अनुकूल था कि उसी परंपरा में आगे बढ़ते। तो एक लगा कि इस दौर में जब बड़े चैलेंजेस हैं, तो ये साथ मिलकर हम एक कॉमन डेवलपमेंट की ओर, एक सुरक्षा की भावना। ये कहते हैं ना कि 5-6 लड़के लड़कियां रात में अकेले जा रहे हैं, तो वो झुंड में चलना पसंद करते हैं। तो उसमें झुंड में चलने का एक उद्देश्य हो जाता है सामूहिक सुरक्षा। तो हम उस झुंड में रहना चाहते हैं जिसमें 54 देश थे, आज 56 देश हो गए, कि एक सामूहिक सुरक्षा की भावना है। तो ये चौथा सिद्धांत है। और 5वां है कि नेहरू ने यह तय किया था कि हम सैन्य संगठनों से दूर रहेंगे ताकि युद्ध की संभावनाओं को हम टाल सकें। लेकिन आज मोदी ने SCO 2017 में इनमें ज्वाइन किया, वो सैन्य संगठन है। तो परिस्थितियां बदली, विदेश नीति के आधार बदले। इसका ये आशय नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री कमजोर या शक्तिशाली है, परिस्थितियों के अनुसार हर प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो स्पष्ट हो गया होगा, नेहरू जो हमारे देश की विदेश नीति की आधार निर्माता हैं, आधारशिला रखी। तो सर ने जैसा बड़ा स्पष्ट किया, 5 बिंदु हैं, गुट निरपेक्षता है, पंचशील है, अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण है, कॉमनवेल्थ के साथ सहयोग है, और 5वां पॉइंट है सैन्य गुटों से दूरी। और यहाँ सर ने बड़ा अच्छा किया, कई बार सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेम को तटस्थता समझते हैं। नेम तटस्थता की नहीं, सक्रियता की नीति है। आप मम्मी पापा के साथ, जैसे आपने उदाहरण दिया सर, आप तटस्थ रह ही नहीं सकते, सक्रिय है, इमोशनल है, हाँ, डिप्लोमेसी से दिखाना है कि हम किसके साथ हैं। लेकिन एक सर, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी में बच्चों को हमेशा, अभी हेंडरसन, ब्रुक और भगत रिपोर्ट जब आई, खासकर चाइना वार के साथ, सर एक आरोप लगता है कि नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी ज़्यादा रही, वो रोमांटिसिज्म से बहुत प्रभावित थे, और जैसे कहा जाता है सब कुछ अच्छा सिचुएशन रहेगा, सब ह्यूमन बीइंग के नाते अच्छा बिहेव करेंगे। और हेंडरसन ब्रुक ने जब सर अपनी किताब, जब रिपोर्ट दी, कहा कि ये नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी थी, जिसके कारण चाइना प्रोवोक हुआ और उसने अटैक किया, एक। और दूसरा सर, उसी समय एक आरोप ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं नेहरू आदर्शवाद में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, वो इतने ज़्यादा आदर्शवादी हो चुके थे कि फॉरेन पॉलिसी और नेबरहुड, अपनी सीमा की सुरक्षा को भूल गए। इस बात पर सर जो मेरा मानना है, और मैं चाहूँगा इसमें आप भी इनपुट दें, कि 2 बातें। सबसे पहले, फॉरवर्ड पॉलिसी की नेहरू की बात को लेकर अगर चाइना ने वार किया, ये एक आलोचना का पक्ष है, स्वीकारा जाना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन ये रियल फैक्ट नहीं है। मेरा हमेशा मानना है सर कि चाइना, और अगर नेहरू के उस समय संबंधों की बात करें, भाई कोई भी काम इसीलिए करता है कि अच्छा हो। जैसा आपने कहा सर, पंचशील, दोनों पक्षों के अपने अपने तत्व थे। अब नेहरू जी चाह रहे थे कि एक बेहतर रिलेशन, एक बेहतर दोस्त बने, मिलकर एशिया का विकास हो और फिर विश्व का विकास हो। लेकिन उसकी एग्रेशन, अब उस समय उनके मन में क्या चल रहा है, और माओ का जो चाइना है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से सर कि नेहरू की आदर्शवादी और पीसफुल नीति की बजाय अगर यह कहा जाए चाइना की अति आक्रामक नीति ने इस युद्ध का कारण बना,
तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कहना चाहूँगा इसमें कि नेहरू का जो काल है, उसमें आप देखिए 1957 में जब अक्साई चीन ने प्रवेश किया, तो चीन ने एक तरह से भारत को सैन्य चेतावनी दी अक्साई चीन में प्रवेश करके, चूँकि पंचशील के समझौते के बाद चीन की अपेक्षा थी भारत से कि वह तिब्बती नेताओं दलाई लामा में अभिरुचि लेना बंद करेगा। लेकिन भारत ने अभिरुचि लेना बंद नहीं किया। उसके पीछे कारण यह है कि बौद्ध के हम जन्म स्थल हैं। इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, इंडिया इज। इससे बुद्धिस्ट को स्वागत करना, उनका सत्कार करना, वो हमारा धर्म है, हमने किया। 57 में जब नेहरू ने प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने कहा कि अक्साई चीन में एक घास भी नहीं होता है, हम इसको बातचीत से देख लेंगे। हम उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सुरक्षात्मक नीति अपनाई, कमज़ोर नेता थे, और जब वो फॉरवर्ड पॉलिसी करते हैं तो आप कहते हैं आक्रामक नेता थे। तो आप दोनों ही स्थिति में आलोचना कर रहे हैं। जब वो सुरक्षात्मक हुए तो कहते हैं कि आप कायर थे। जब वो फॉरवर्ड पॉलिसी अपना रहे हैं, सेना को उन्होंने कहा बाउंड्री पे जाइए, बाउंड्री पर जाइए, तो आपने कहा आपने छेड़ा चीन को। तो कहना क्या चाहते हैं? यानी इसका आशय यही हुआ कि आपने ठान लिया है कहने का कि आधा ग्लास खाली है, और मैं कह रहा हूँ ये आधा ग्लास भरा है। ये दृष्टिकोण का फर्क है। मतलब सर, एक अगर देखा जाए तो बेसिकली जो नेहरूवन नीति थी, ऑब्वियसली चूंकि अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और उन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल और गांधीवादी उसके तहत देखा था, उन पे समाजवादी प्रभाव था, वो सारी। और कोई भी व्यक्ति होता है सर, प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति है, तो किसी विचारधारा से, परिस्थितियों से वो भी बंधा होता है। और कुछ बातें ऐसी, हाँ, अगर आज बैठकर हम 2024 में एनालिसिस करें तो एकदम साफ लगेगा भूल है, चूंकि। और सर, कोई भी फॉरेन पॉलिसी जब प्रधानमंत्री बनाता है तो उस समय की जो इकोसिस्टम है, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग बनाता है। सर, अभी अभी हम आजाद हुए, इतने साल की गुलामी, हमारे डेवलपमेंट, सर दुनिया का सबसे गरीब देश में हम आ गए, बेरोजगारी आ गई, हमें रिसोर्स चाहिए था। जब रिसोर्स चाहिए तो हमें एक तरफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी, रशियन रिसोर्स भी चाहिए था, तो हमें दोनों का सहयोग चाहिए था। और अगर हम किसी भी एक गुट में जाते तो ये भी एक पक्ष है, अगर हम दूसरे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से देखें। इसलिए नैम को उस समय बहुत इंपॉर्टेंट माना गया और सबने सराहा, आज बैठ के भी। दूसरा कि ठीक है, अगर आज देखें अक्साई चीन का जाना, आलोचना है, मैं मानता हूं कि ये एस्पिरेंट ध्यान रखें। अगर कमियों की बात करें तो हाँ, अगर ये स्टेटमेंट आता है कि वहां जमीन नहीं है या कोई घास नहीं होती, दे दिया जाए, एक आलोचना का पक्ष है। लेकिन उसके पीछे के और चैलेंजेस को देखना होगा। फॉरवर्ड पॉलिसी एकदम नकारी है कि फॉरवर्ड पॉलिसी चाइना के युद्ध को कारण बनी या फिर चाइना को उकसाया गया। पहले इस बात को टोटलिटी से पढ़ना होगा। किसी हेंडरसन, ब्रुक और भगत रिपोर्ट पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद सर हम आते हैं, क्योंकि यहाँ फाउंडेशन हो गई, 5 पिलर आपने बता दिए, उस हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी। आपकी बातें आपने बहुत स्पष्ट कर दी बातों को। मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा इसमें कि देखिए, नेहरू एक सलामी बल्लेबाज की तरह हैं। सलामी बल्लेबाज को सुरक्षात्मक होना ही चाहिए अगर 5 दिन का टेस्ट चलाना है तो नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, संसाधन सीमित थे, समस्याएं असीमित थी, चुनौतियां असीमित थे। तो ऐसे सीमित संसाधन और असीमित चुनौतियों का सामना करने के लिए सुरक्षात्मक होना उनकी आवश्यकता ही नहीं, व्यवस्था भी थी। बैकफुट पे ज्यादा जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है। और दूसरे से एक और बात जोड़ना चाहूँगा, इसके बाद उन्होंने दोनों महाशक्तियों से एक साझेदारी करने के ख्याल से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों है। हमने बाजार को लिया अमेरिका के साथ लेने के लिए और राज्य को लिया सोवियत को साथ लेने के लिए। तो ये सारी चीज प्रयास, कहते हैं ना, जब आप कोई निर्णय लेंगे तो कुछ गलतियां करेंगे आप। एग्जैक्टली। निर्णय नहीं, अगर कोई कहे कि मैं कोई गलती करता ही नहीं हूं तो इसका मतलब आप कोई निर्णय ही नहीं लिया। सर की बात को और ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्रिकेट की भाषा में, जैसा सर ने कहा, अगर हम 2020 के दृष्टिकोण से टेस्ट मैच का एनालिसिस करेंगे तब तो गलतियां दिखेंगी। और तुम्हें हर जगह जो है सूर्य यादव जैसा बैट्समैन चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन ये टेस्ट मैच है। और उस समय ये भी याद रखना कि एंडी रॉबर्ट्स, मैकलमार्सन, होल्डिंग, ये सारे बॉलर थे। तो इस तरीके से हमें उस साम्यता को रखना था। इसलिए जब हम एनालिसिस करें तो उस समय के चैलेंजेस को, उस समय की सोच को, उस समय के सारे सर्कमस्टांसेस को देखेंगे तो निसंदेह आपको लगेगा कि नेहरू जी ने एक शानदार विदेश नीति की पृष्ठभूमि तैयार की। कुछ गलतियां ही, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा सर, हम आगे बढ़ें, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने, एक वार होता है पाकिस्तान के साथ, तो एक सुरक्षा का मुद्दा आता है और वहां प्रधानमंत्री आगे बढ़ता है। लेकिन
अगर हम पूरी तरह से देखें तो वो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी है। सोवियत संघ के साथ ताशकंद समझौता, उसके दबाव में या उसके प्रभाव में उससे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात जरूर आती है कि भारत की पावर दिखती है, हम दबाव में नहीं आते। फिर सर इंदिरा जी आती हैं। अब इंदिरा जी के आने में कुछ किताबों का, कुछ विद्वानों का ये कहना है कि यहां पर हमारी जो ऑटोनॉमी है फॉरेन पॉलिसी की वो और स्पष्ट होती है। खासकर अगर हम 1971 वार के परिदृश्य में देखें तो उस समय क्या कंपोनेंट कंटिन्यूटी के साथ सर अगर बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी एंड चेंज, तो कंटिन्यूटी तो सर जैसा आपने बताया कि चेंज है, कंटिन्यूटी तो फ्रॉम नेहरू जी टू मोदी जी है। कोई बहुत स्पेशल आ गया या कोई ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। विदेश नीति को सतत प्रक्रिया के रूप में देखना होगा, एवोल्यूशन के रूप में देखना होगा। तो इंदिरा जी जब आई तो कौन कौन से सर कंपोनेंट ऐसे देखते हैं जो ऐड हुए? मैं एक आपके प्रश्न को मैं चाहता हूं कि एक निरंतरता में बता दूं प्रत्याशियों को। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी के समय में सोवियत संघ की मध्यस्थता हुई, जिसको आमंत्रित नहीं किया गया था, सोवियत ने स्वयं मध्यस्थता की, और शास्त्री जी ने इसके बाद भी ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया। उसके पीछे कारण ये था कि अगर हम सोवियत को मना करते तो सोवियत के साथ भी तनाव होता, चीन के साथ तनाव था ही, अमेरिका के साथ तनाव था ही। अगर हम सारे देशों के साथ तनाव ही बटोरेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी का काल देखिए, भारत पाक युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका ने भारत को परमाणु चेतावनी दी, 7वां बेड़ा लगाया, परमाणु चेतावनी दी, उसको भारत कभी नहीं भूलता है। और वही कारण था कि जो प्रधानमंत्री गरीबी हटाओ का नारा लेकर के आई थी वो विवश हो गई भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षण किया, जबकि हमारे देश के नेताओं ने ही कहा कि वो ध्यान भटका रही हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता होती किसी प्रधानमंत्री की। तो इसका मतलब सर अगर इंदिरा जी की बात करें तो आपने जो परिस्थितियां और जिस तरह अमेरिकी दबाव बढ़ रहा था वो याद है सर, जब 1971 में सोवियत संघ के साथ हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी की, एकदम सीधा सीधा मैत्री संबंध स्पष्ट कर दिया। और सर देखिए कितना अच्छा, जो लोग नैम को तटस्थ समझते हैं, हम अभी भी नैम को अपना उसमें सैन्य समझौता सर, हम नैम अपना रहे हैं और साथ साथ सीधा इंक्लिनेशन हमारा सोवियत, क्योंकि हमारी सुरक्षा प्राइम है। दूसरे नंबर पे अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने बुद्ध को कहा मुस्कुराइए, बुद्धा स्माइल, मतलब सर परमाणु परीक्षण किया हमने। इसके साथ साथ जो अन्य जो अंतर्गत जो बातें चलती रही इंदिरा जी के समय, अगर देखा जाए इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिसी में, उसमें भी सर कुछ ऐसी बातें देखी कि इन्होंने इंटरनेशनल एंगेजमेंट के साथ साथ अपनी जो डोमेस्टिक या फिर इंटरनल स्ट्रेंथिंग थी उस पर ध्यान रखा। राइट सर। अब अगर आगे बढ़े सर, और निसंदेह इसी तरह अगर हम आए राजीव जी के काल में, तो उन्होंने जैसा कहा कि सर थोड़ा सा अब वो दोनों गुटों की ओर जाने लगते हैं। अब यहां चेंज दिखता है सर, अब वो कोशिश करते हैं कि दोनों गुटों से सामंजस्य है, क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव आने लगा था। और उसी समय जब हम कंप्यूटर की बात करें, जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, तो राजीव एरा का ये अचीवमेंट माना जाता है। और यहां भी कुछ एक जो श्रीलंका के साथ खासकर जो पीस फोर्स को लेकर घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसको लेकर राजीव गांधी जी की क्रिटिसिज्म होती है, पर कंटिन्यूटी में ऐसी चीजें और चेंज देखा। अब आते हैं सर 91, जो एक शिफ्ट है, क्योंकि सर यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। उसके बाद ऑब्वियस सी बात थी, चैलेंजर्स और हेगोमनी ऑफ यूएसए स्टार्ट हो गई कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। साथ ही साथ एलपीजी के फोर्सेज आने लगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ऐसे में बहुत ही आवश्यक था, हम कंपेल्ड हुए या फिर हमें जाना भी पड़ा कि अब हम नई अप्रोच अपनाएं। हमारे आदर्श वही रहे लेकिन अप्रोच अपनाएं। और सर इस समय फिर हमने लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी और सभी को साधना शुरू कर दिया। तो सर 91 के बाद चूंकि अब हमें बाजार भी चाहिए सर, हमें नए रिसोर्स भी चाहिए और इन चीजों के साथ कदमताल करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कदमताल करना है। तो यहां से फॉरेन पॉलिसी अब एक नया आकार अगर लेने लगती है, तो इसमें हम 2-3 पॉइंट क्या बोल सकते हैं? एक बहुत सीधी सी बात कहूँगा कि 1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया। पाश्चात्य देशों का समर्थन लगभग समाप्त हो गया भारत के लिए। भारत ने जब पूरब की ओर देखा, पूरब से भी कोई भी सकारात्मक नहीं मिला, क्योंकि भारत पूरब की ओर तब देखने लगा जब पाश्चात्य समर्थन खो दिया। मैं आपकी तरफ तब देखने लगूं जो मेरे मित्र ने मुझे धोखा दे दिया या मेरा मित्र नहीं रहा, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर मैं अपने मित्र के होते हुए आपके साथ मित्रता बनाए रखता हूं, तो आप मुझे मेरे मित्र के नहीं होने पर भी रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अगर मेरा मित्र चला गया है इसलिए मैं आपसे मित्रता बनाना चाहता हूं, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। यही कारण था कि पूरब की ओर देखो नीति नरसिम्हा राव की सफल नहीं हुई। लेकिन 2001 में जो
आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले ने एक तरह से पूरे विश्व की व्यवस्था को बदल दिया। क्योंकि उस आतंकी हमले के बाद अमेरिका को सैन्य कार्रवाई करने के बाद भी जब उसामा नहीं मिला, मास्टरमाइंड नहीं मिला, 10 साल लग गए उनको उसामा को मारने में, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को। तो उनको लगा कि भारत जैसे देश को विश्वास में लिए बिना स्थानीय गुप्तचरी नहीं हो सकती और स्थानीय स्तर पर आतंकवादी विरोधी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस कारण से जिस भारत को उन्होंने अलग थलग रखा था, जिस भारत को परमाणु परीक्षण में उन्होंने आलोचना और प्रतिबंध लगाए थे, उसी भारत को उन्होंने साथ में ले लिया और तब से भारत अमेरिका के संबंध देखिए कितने सौहार्दपूर्ण हो गए। सर, इसको इस तरह से देखा जाए सर कि 91 के बाद जो नए फोर्सेज आए, हमारी फॉरेन पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट इसलिए सर क्योंकि इजराइल के साथ चूंकि फिलिस्तीन मुद्दे पे हमारा सीधा सीधा स्टैंड है कि हम तो 2 स्टेट जो यूएन का रेजोल्यूशन था उसको मानते हैं। इजराइल को हमने मान्यता नहीं दी, हमारा ऑफिशियल रिलेशन नहीं था। 92 में हमने उसके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश की, तो लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट ऑब्वियसली हमने म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी के साथ संबंध बनाए। और इसी के साथ जब आगे बढ़ते रहे, और चूंकि सर उस समय हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी, तो वी हैव टू फोर्स। दूसरा सर, जब हमने सेकेंड पोखरण किया, बुद्धा इस्माइल अगेन, उसके बाद जब ताकत जो बढ़ी भारत की, सर बड़े सारे सैंक्शन लगे और अटल जी की गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में एक साफ चीज दिखता है कि जो पुष्पा का डायलॉग है, झुकेगा नहीं। तो वो जो बात आई सर, उस चीजों ने एक बात की कि ये एक ऐसा देश अब इमर्ज हो रहा है जहां पर रिसोर्सेज के लिमिटेशंस के बावजूद अब ये अपनी स्वायत्तता को, अपनी सुरक्षा को और अपनी कुछ नीतियों से कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। और इसीलिए सर लगातार सैंक्शन लगे मैं रहे। आपकी बातों से 100% सहमत हूँ। सच्चाई आप जो है उसको एक लाइन में मैं कहूँ कि पहले हम लाठी लेकर खड़े थे, अटल जी ने कंधे पर AK-47 रख लिया, हाथ में लाठी पकड़ ली। महत्व तो बढ़ जाता है। जब हाथ में लाठी हो, कंधे पर AK-47 हो, तो हमारे पास परमाणु कमान है जिससे हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए है वो। तो एक तरह से हमने परमाणु कमान बना करके AK-47 लगा लिया यहाँ पर, और हाथ में वही गैर परमाणु संस्करण की बात करते रहे, हाथ में लाठी लेकर के। तो भारत का महत्व बहुत बढ़ गया। अब लोगों को लगा सर, यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ सर, एक एथिक्स का क्वेश्चन भी जब आया यूपीएससी में कि किसी भी व्यक्ति के वास्तविक चरित्र की पहचान तभी होती है जब उसके हाथ में अधिकार दे दिया जाए। जब दिनकर लिखते हैं सर, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ताकत होनी चाहिए और इसीलिए आप रिकॉग्नाइज हो। सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने पोखरण किया, हमने रिलेशंस को देखा अमेरिका के साथ साथ, और सर हमने पड़ोसी देशों के साथ। जब अटल जी लाहौर बस यात्रा करते हैं, आज देखिए नवाज शरीफ ने सर अभी पिछले हफ्ते स्वीकारा कि हमारी भूल थी, हम उनकी मोहब्बत को, हम उस रिलेशन को सही तरीके से नहीं ले पाए। सर अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया नवाज शरीफ साहब ने कि गलती हो गई। सर इसके बाद अगर देखें, इसी की कंटिन्यूटी में सर यूपीए गवर्नमेंट आती है, यूपीए 1, यूपीए 2। यूपीए 1 और यूपीए 2 भी उसकी सर सबसे मेजर अचीवमेंट इस चीजों को आगे बढ़ाते हुए जो न्यूक्लियर डील है अमेरिका के साथ, जबकि सरकार गिरने का खतरा था सर, गिरी भी, और उन सबके बावजूद जब उसने न्यूक्लियर डील की, इससे जो हमारा एक ऑरा हुआ और जो एक्सेप्टेंस और जो दोस्ती बनी अमेरिका के साथ, उसने सर ग्लोबल उस पर हमारी परमाणु नीति की स्वीकार्यता को स्वीकारा। और सर आज हम MTCR के मेंबर हैं, आज हम वासेनार ग्रुप के मेंबर हैं, आज हम ऑस्ट्रेलियाई समूह के मेंबर हैं। बस एक एनर्जी रहा है, लेटेस्ट सी बनेंगे ही बनेंगे सर। तो मुझे लगता है कि यहां पर एक बदलाव आता है, एक चेंज आता है, और ये जो शक्ति है, इसके बाद जब हम ताकत से बढ़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद सर एक चीज दिखा मुझे कि उसके बाद से जितने विश्व के इंपॉर्टेंट फोरम थे उसमें भारत को जरूर आमंत्रित किया जाने लगा। अब हम सेकेंड प्लेयर या रिक्वेस्टिंग मोड पे नहीं थे, अब हम एक फ्रंट लीडर के रूप में यहीं से उभरने लगे। और अब आते हैं सर लास्ट फेज में, 2014, एक दशक पूरा हुआ, मोदी जी का कार्यकाल। क्योंकि कई बार हम ऐसा सुनते हैं, लगता है कि हमारी विदेश नीति बहुत रियलिस्टिक हो गई, बहुत ज्यादा यथार्थवादी हो गई। कुछ लोगों का, विपक्ष के नेताओं का आरोप है, कुछ बातों में ऐसा देख के भी लगता है क्या हम अपने आदर्शों को छोड़ चुके हैं, जो हमारी फाउंडेशन थी, जो न्यू पंडित नेहरू ने तैयार की थी, क्या हम पूरी तरह डेविएट हो चुके हैं? और क्या मोदी काल में जो विदेश नीति आई वो पूरी तरह बदलते हुए क्या कुछ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की तरह हो गई है क्या? इस पे सर आपका व्यू। फिर मैं इसको प्रत्याशियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे उनकी अपेक्षा है और टू द पॉइंट की होनी भी चाहिए। नरेंद्र मोदी के काल में विदेश नीति में आधार स्तंभ वही हैं, केवल उसके रूप रंग बदले। कैसे?
गुट निरपेक्षता थी, अब हम मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट से मल्टीपल अलाइनमेंट, ये नरेंद्र मोदी का है। पहले हम महाशक्तियों से दूरी की बात करते थे, आज हम सबके करीब हैं, किसी से दूरी नहीं। दूसरा, परमाणु निःशस्त्रीकरण की बात की थी नेहरू ने, आज हम परमाणु शस्त्रीकरण की ओर बढ़े हैं। उन्होंने पंचशील की बात की थी, आज भी पंचशील की बात है, शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात है, लेकिन उसके साथ हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे शांति को भंग करेंगे तो हम आपको दंड देंगे, घर में घुस के मारेंगे आपको। ये सही बात है, आक्रामक है, ये नया भारत नया भारत है। तो इसके ये आशय नहीं है कि नेहरू कमजोर थे और मोदी आक्रामक है, या मोदी ऐसा अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। आधार वही है, उसके साथ व्यवहार बदले हैं। और ये 3 बातें जो मैंने कही, निःशस्त्रीकरण, सशस्त्रीकरण, गुट निरपेक्षता थे, बहु संबंध, निःशस्त्र और पंचशील से सर्जिकल स्ट्राइक, सैन्य संगठन से दूर रहेंगे तो एससीओ में आ गए। और साथ साथ आज हम पावर के रूप में देखिए तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, आईटी पावर हैं, न्यूक्लियर पावर क्लेम कर रहे हैं। और सबके ऊपर मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी का जो असाधारण योगदान मैं कहूँगा एक प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने भारत को आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस नज़दीक आ गया, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, तो उन्होंने परमाणु शक्ति और सूचना शक्ति के बीच में संतुलन बनाते हुए भारत को एक आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। और यही कारण है कि इस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरी दुनिया को हम चटाई पर डाल देते हैं। बहुत सही सर। अगर देखा जाए तो जैसा मैंने पहले भी कहा और चर्चा में सर से बात हुई थी कि फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यूटी और चेंज के माध्यम से देखना चाहिए। मोदी जी के कार्यकाल में जब हम तुलना करते हैं तो इसे अगर फिलोसॉफिकल भाषा में बोला जाए तो साध्य वही हैं, साधन बदल गए। और उसी तरह से जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी थी, सर मैं कोट करना चाहूँगा, मोदी के कार्यकाल में जो फॉरेन पॉलिसी में तत्व आए, अब हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हुई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी सेंसिटिविटी और दिखी है, फास्ट हुई है, मल्टी इंगेजमेंट, जैसा सर आपने कहा कि उस समय 2 गुट थे तो हम नैम थे, अब हम मल्टी तरीके से सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे अगर हम फास्ट की बात करें तो पहले सर क्या होता था, यस कुछ नीतिगत ऐसी और ढांचा ऐसा था कि समय लगता था। अब अगर कोई भी चीज है तो हमारा रिस्पॉन्स फास्ट होता है, स्ट्रांग, जैसा सर आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हम तुरंत मैसेज देते हैं। तीसरी चीज मतलब सॉफ्ट के साथ हम हार्ड डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल सीधा सीधा करते हैं। इसी बात में मैं बस अपनी ओर से एक जोड़ना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा आपको इंटरप्ट किया एक लाइन में, कि आज की तारीख में डिप्लोमेसी का डेफिनेशन बदल गया। डिप्लोमेसी का मतलब होता था, प्रत्याशी जानते हैं कि कोई मित्र को बोलिए कल शाम में आओगे, अच्छा देखता हूं पक्का, तो वो बोलता था तो बड़ा घुमा फिरा के बात करते हो, देखता हूं भी बोल रहे हो, पक्का भी बोल रहे हो। तो ये घुमा फिरा कर बात करना कूटनीति थी। हमारे वर्तमान विदेश मंत्री ने इसकी परिभाषा बदल दी कूटनीति की, सपाट बातें करना, क्लियर, सीधा सपाट। ये कूटनीति की नई परिभाषा नए विश्व के लिए भारत को तैयार की। सर इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही विदेश मंत्री ने हमारे, कि अब हमारी विदेश नीति का आधार खुद इंडिया का ग्राउंड है, हम अपने आधार पर देखते हैं कि हमें क्या करना और उसे हम स्पष्टता से बोलते हैं। तो सर फास्ट हुई, स्ट्रांग हुई, सेंसिटिव का मतलब यह है सर कि अब हम चाहे नेबरहुड फर्स्ट को देखें, अगर कोविड-19 की वैक्सीन बनती है तो वो केवल हमारे लिए नहीं है, हम बहुत अच्छे तरीके से तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, श्रीलंका भी पहुंचाते हैं, उस मालदीव को भी पहुंचाते हैं। फिर सर जैसे बात हुई थी, आप देखिए अगर हमारे जो लोग कहीं फंसते हैं तो जो हमारा रेस्क्यू प्लान है वो बड़ा सर शानदार हुआ है, चाहे वो ऑपरेशन गंगा हो, चाहे ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन राहत हो। और साथ ही साथ एक हर्ट टू हर्ट डिप्लोमेसी, एक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मोदी जी की एक खासियत है कि वो थोड़ा इमोशनल कनेक्ट करके उनकी किसी विरासत से जोड़ते हैं कि हमारा और आपका पुराना रिश्ता है, और इस तरह से उन चीज़ों को लेके जाते हैं। तो सर एक हर्ट टू हर्ट डिप्लोमेसी एक नया सन। और रियलिज्म की जो बात की सर यहाँ पे, और एक बड़ा अच्छा इंस्टांस है जो मैं सर यहाँ शेयर करना चाहूँगा एस्पिरेंट्स के लिए, कि आपने कहा कि हमारे आदर्श और रियलिज्म में तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सर इजराइल और फिलिस्तीन। अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने में सर फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप का प्रस्ताव आया और सर भारत ने समर्थन किया। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, उसी आदर्श के साथ हैं जो नेहरू जी के समय शुरू हुआ था। हमने वोट दिया कि फिलिस्तीन को सदस्यता मिलनी चाहिए, और हम 2 स्टेट, इजराइल और फिलिस्तीन, वहां 2 स्टेट होंगे, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज इजराइल हमारा जो दुनिया को लगता और है भी एक बेहतरीन दोस्त है, एक प्रैक्टिकल दोस्त है, और हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा आपने कहा सर, आज की नीति में स्पष्टता बहुत है, हम बहुत क्लियर हैं। पहले की जो बातें थोड़ी किताबी थी उसको व्यवहारिक तरीकों को और स्पष्ट किया जा रहा है,
लुकिश पॉलिसी को एक टेस्ट पॉलिसी कर दिया गया। लुकिश पॉलिसी में केवल एक सी था, एक टेस्ट पॉलिसी में 3 सी था। हम कॉमर्स भी है, हमारा कनेक्टिविटी भी है और सर कल्चर भी है। जो आपने कहा कि आध्यात्मिक रूप से जोड़ने की जो कला है, इसने थोड़ा निसंदेह जो प्लेस है ग्लोबल मैप में उसे बेहतरीन किया है। और यहीं पर सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी यह है कि उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। उसको जिससे फायदा होगा, आज सर आपसे फायदा है वो आपका दोस्त है, मेरे से फायदा है मेरा दोस्त। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट है, उसी नेहरू के आदर्शों जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी उसके हिसाब से चल रही है और समय के साथ, परिस्थितियों के साथ इसमें बदलाव आया और आज निसंदेह हम एक मजबूत भारत के रूप में वैश्विक मानचित्र में अपने आप को दर्शा रहे हैं। राइट सर। तो सर जैसे जिस मुद्दे पे हम लोगों ने बात की, भारतीय विदेश नीति का एवोल्यूशन, ये एस्पिरेंट्स के लिए अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसमें कैसे कैसे फायदा होगा, कैसे लाभकारी होगा, ये भी बच्चों को अगर पता चले आपके विजन से तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप प्रत्याशियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इस तैयारी में देखिए, प्रीलिम्स में जैसे मान लीजिए कि परमाणु निःशस्त्रीकरण के आदर्श के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, 1, 2, 3, 4, जिसका आशय है कि आप परमाणु निःशस्त्रीकरण पर संपूर्णता से तैयारी करें, टोटलिटी ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के आदर्श परमाणु निःशस्त्रीकरण के रहे, लेकिन व्यवहार में आज भारत परमाणु अशस्त्र की ओर बढ़ रहा है। क्या ये विचारात्मक अंतर है, क्या ये आदर्शों में अंतर है, या ये विदेश नीति के बदलाव हैं? अपनी राय दीजिए, ये पूछा जा सकता है। और फिर इंटरव्यू के लिए आप जो इन पूरी चीज़ों को देखें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विदेश नीति के संदर्भ में मोदी के विदेश नीति को नेहरू के विदेश नीति के तुलना में आप किस प्रकार से देखते हैं? इसे आक्रामक रूप में देखते हैं, सुरक्षात्मक रूप में देखते हैं, यथार्थ के रूप में देखते हैं, व्यवहारिक रूप में देखते हैं? ये आयाम आप विकसित कीजिए और आईने के सामने बोलने का प्रयास किया कीजिए, ताकि आप देख सकें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। तो आपको ये पता लगेगा कि आप अपनी बातों को किस प्रकार से रखते हैं और कितना तक वो एक्सेप्टेंस होता है उसका। थैंक यू सर। बड़ी विशिष्ट परिचर्चा रही और बहुत सारी बातें हम लोगों ने जिस तरह से बातें की, बच्चों को निसंदेह सर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अनुभव रहा है उसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस चर्चा को आगे हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसके साथ ही आप जरूर इस चर्चा को सुने और अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दें। अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अगर हम बढ़ा सकें तो हमें भी लगेगा कि एक कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट आईएएस की तरफ से हमारा रहा है। और अगर कोई और टॉपिक जिस पे आपको लगता है कि परिचर्चा होनी चाहिए, उस विषय पर अगर कोई जटिलताएं हैं वो क्लियर आपकी होनी चाहिए, तो कमेंट में आप उस विषय को लिख सकते हैं जिस पे हम इस चर्चा को, परिचर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में और आसानी से और बृहद तरीके से हम इस श्रृंखला को लेके चलेंगे जिससे बच्चों को निसंदेह फायदा हो सके। क्योंकि सर हमारी और आपकी इस चर्चा का मूल उद्देश्य यही था कि बच्चों को आसानी से आईआर की चीजें समझ में आए। थैंक यू।